आज हम एक ऐसे इंसान को समझने वाले हैं जो टेक की दुनिया के सबसे बड़े नामों में से एक ज़ोमैटो के पीछे हैं, दीपिंदर गोयल। ये एक ऐसे लीडर की कहानी है जो कह सकते हैं किसी भी पारंपरिक फ्रेम में फिट नहीं बैठते। ये जो एक लाइन है ना, ये सब कुछ कह देती है। ये उनकी पूरी जर्नी, उनके हर फैसले और उनकी ज़बरदस्त एम्बिशन के पीछे की असली वजह को सामने रखती है। एक गहरी ज़रूरत कि आखिरकार कोई उनकी बात सुने। तो इसको ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उनके बचपन में। वहीं पर उनकी सबसे गहरी इनसिक्योरिटीज की जड़ें थी। सोच के देखिए, बचपन में उन्हें लगातार इन चीज़ों के लिए चिढ़ाया जाता था। छोटा कद, सांवला रंग, हकलाने की आदत और पढ़ाई में भी कुछ खास नहीं। ये सिर्फ मजाक नहीं था, ये वो लेबल थे जो उनकी पहचान पर चिपका दिए गए थे। लेकिन अजीब बात यह है कि सबसे ज्यादा दर्द इन नामों से नहीं होता था। सबसे बड़ी चोट इस एहसास से लगती थी कि उन्हें पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा है। मतलब वो कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं और लोग या तो बात काट देते हैं या कहीं और देखने लगते हैं। ऐसा महसूस होना कि जैसे वो कमरे में है ही नहीं। और बचपन का यही दर्द, यही नज़रअंदाज किए जाने का एहसास सीधे सीधे उस ज़बरदस्त महत्वाकांक्षा में बदल गया जिसने उनकी पूरी जिंदगी को एक दिशा दी। और ये बात उनके अपने शब्दों में बिल्कुल साफ है। ज़ोमैटो की शुरुआत शोहरत या पैसे के लिए नहीं हुई थी। असली वजह थी अपने ही जैसे लोगों से, अपने साथियों से सम्मान पाना, ताकि जिन्हें वो दोस्त बनाना चाहते थे वो उनकी बातों को वैल्यू दे। अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। ये एक अजीब सा विरोधाभास है कि कैसे उनकी जो सबसे बड़ी कमजोरियां मानी जाती थी वही आगे चलकर उनके सबसे बड़े प्रोफेशनल हथियार बन गई। तो हुआ ये कि हकलाने की वजह से उन्हें पब्लिक स्पीकिंग से बहुत घबराहट होती थी। वो बड़ी बड़ी मीटिंग्स, टाउन हॉल्स और कॉन्फ्रेंसेस से बचते थे। लेकिन इसी कमी ने उन्हें लिखने में माहिर बना दिया। उनकी कम्युनिकेशन का तरीका ही बदल गया। वो टेक्स्ट और वन ऑन वन बातचीत के मास्टर बन गए, जो उनकी लीडरशिप का एक अहम हिस्सा बना। तो देखिए, उनका जो अंतर्मुखी स्वभाव था वो असल में उनकी सुपर पावर बन गया। वो छोटी मोटी सतही बातचीत नहीं कर पाते थे। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो भी रिश्ते बनाते थे वो बहुत गहरे और मजबूत होते थे। और इसी गहरे पर्सनल भरोसे पर ज़ोमैटो का पूरा कल्चर खड़ा हुआ। तो अब बात करते हैं उनके मैनेजमेंट स्टाइल की, जो किसी भी पारंपरिक बिजनेस तरीके से बिल्कुल अलग है। देखिए, एक तरफ होती हैं आम कंपनियां जो तिमाही और सालाना टारगेट्स पर चलती हैं, और दूसरी तरफ है ज़ोमैटो का तरीका। यहाँ कोई फॉर्मल गोल्स नहीं होते, वो इन्वेस्टर्स को कोई भविष्यवाणी नहीं देते। पूरा सिस्टम बस एक भरोसे पर चलता है कि लोग अपना बेस्ट देंगे बिना किसी टारगेट के। इसी कल्चर का एक बहुत अहम हिस्सा है ओनर माइंडसेट। इसका मतलब क्या है? एक सीधा सा उदाहरण है। मान लीजिए, शुक्रवार शाम 6 बजे एक बहुत बड़ी तकनीकी खराबी आ जाती है। एक कर्मचारी सोचेगा, चलो सोमवार को देखूंगा। लेकिन एक ओनर सोचेगा, नहीं, इसे अभी ठीक करना है, और वो रुक कर उसे ठीक करेगा, क्योंकि उसे परवाह है। अब आते हैं उस पल पर जिसने इस पूरी फिलॉसफी को, इस पूरे सिस्टम को उसकी असली परीक्षा में डाल दिया। वो पल था कोविड महामारी, जब कंपनी लगभग तबाह होने वाली थी। संकट कितना बड़ा था वो इस एक नंबर से समझ आता है। कंपनी के पास सिर्फ 45 दिनों का कैश बचा था, बस 45 दिन, और उसके बाद ज़ोमैटो खत्म हो जाती। तो ज़ोमैटो बची कैसे? 3 स्टेप्स में इसकी कहानी है। पहला, टीम से अपनी इच्छा से सैलरी कट लेने को कहा गया। दूसरा, जो कि एक सरप्राइज था, जिन लोगों ने सैलरी कट लिया उन्हें थैंक यू के तौर पर कंपनी के कीमती स्टॉक ऑप्शंस दिए गए। और तीसरा, इसका नतीजा, आईपीओ के टाइम पर उन कर्मचारियों को अपने उस त्याग का 30 गुना रिटर्न मिला। ये भरोसे और उसके इनाम की एक कमाल की कहानी है। और आखिर में आइए उस लीडरशिप स्टाइल को देखते हैं जो इस पूरे सफर से निकल कर आया है। एक ऐसा स्टाइल जो बहुत इंटेंस है और कभी-कभी विवादास्पद भी। दीपिंदर अपनी सीनियर टीम से सिर्फ कमिटमेंट नहीं मांगते, वो ऑब्सेशन मांगते हैं। उनका मानना है कि उनके साथ काम करने की कीमत बहुत ज्यादा है। टीम को इसे नौकरी की तरह नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी की तरह देखना होगा, एक जुनून की तरह। और उनका एक तरीका है जो काफी निर्मम है। इसे वो रॉक बॉटम टैक्टिक कहते हैं। ये जानबूझकर उन लोगों को चोट पहुंचाने की एक स्ट्रैटेजी है जिनमें उन्हें बहुत ज्यादा पोटेंशियल दिखता है।
वो उनके आत्मविश्वास को पूरी तरह से तोड़ देते हैं ताकि वो अपनी ही बनाई मानसिक दीवारों को तोड़कर बाहर निकल सकें। ये एक बहुत ही ज्यादा जोखिम वाली स्ट्रैटेजी है। आंकड़े बताते हैं कि 80% लोग यानी 5 में से 4 इससे और भी मजबूत होकर निकलते हैं, लेकिन जो 20% है वो इससे उबर नहीं पाते हैं। और दीपिंदर ये मानते हैं कि इन असफलताओं का बोझ वो हमेशा अपने साथ रखते हैं। तो ये सब हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या कुछ सच में क्रांतिकारी बनाने के लिए एक लीडर का एक ही समय में संवेदनशील होना और निर्मम होना दोनों जरूरी है? दीपिंदर गोयल की कहानी इसी गहरे सवाल को हमारे सामने रखती है, जिस पर सोचना जरूरी है।